ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में पढ़े बच्चों हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, हमको लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम किसी को दे भी सकते हैं या किसी को नहीं भी दे सकते हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ाया, बॉल एंड स्टिक मेथड, जिसको हम लोग पार्टीशन मेथड भी कहते हैं। तो पार्टीशन मेथड कहता है कि जितने भी लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप एक रो में रख दीजिए और बीच में एक पार्टीशन इमेजिन कर लीजिए, और जितना बॉल है और पार्टीशन दो लोग में बांटना है तो एक पार्टीशन करना होगा। तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5 इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस। 5 बॉल को 3 में बांटना है तो 2 पार्टीशन करना होगा, तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यदि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तब तो सवाल और किए थे हम लोग एटलीस्ट वाला। एटलीस्ट वाले में हम कहे थे कि कम से कम एक देना है तो एक एक मैंगो पहले हम लोग थमा देते हैं, तीनों बच्चे को दे देते हैं, और उसके बाद कंडीशन हट जाएगा, और कंडीशन हटने के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे। और हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे बात किया था, पार्टीशन मेथड का इक्वेशन सॉल्विंग। यदि आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, z भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो इस तरह के हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्टीशन मेथड यूज करेंगे। तो 10 ऑब्जेक्ट को रख दिए और 2 पार्टीशन लगा दिए, यहां से आंसर आ गया 12C2। लेकिन इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था कि यदि पॉजिटिव इंटीग्रल हो गया तो क्या करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीग्रल हो गया तो वो वैलिड नहीं है। पार्टीशन मेथड तब वैलिड है जब x 0 भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है और z 0 भी हो सकता है। तो x - 1 को हम लोगों ने t1 मान लिया, x - y - 1 को t2 मान लिया, और z - 1 को t3 मान करके हम लोगों ने सॉल्व किया। इसका और अच्छा एप्लीकेशन है इक्वेशन सॉल्विंग पे, वो हम लोग आज सीखते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब आपका कंडीशन बच्चे यहां दिया है x ग्रेटर देन -1, y ग्रेटर इक्वल टू -1 और z ग्रेटर इक्वल टू 2। ये आपका सवाल है। मैं आपके पास 3 नंबर है, इंटीग्रल सॉल्यूशन आना चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी इंटीजर है। x प्लस वाई को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, लेकिन आपका कंडीशन बदल दिया। कंडीशन क्या कर दिया? पहला कंडीशन दिया बच्चे कि x जो है वो -1 से बड़ा है। नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है, मतलब -1 नहीं लेना है। तो -1 से बड़ा का मतलब इंटीजर कौन मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, लेकिन y ग्रेटर इक्वल टू -1 है। तो बच्चे यहाँ पे आपको फिर क्या करना होगा, इसको इधर लाइए। तो y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और y प्लस 1 को कुछ मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं t1। t1 आपका हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि पार्टीशन मेथड हम तब लगा सकते हैं जब x भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है और z भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। यहाँ पे t1 मेरा क्या आ गया बच्चे? यहां से t1 आ गया y प्लस 1, यानी y आ जाएगा t1 - 1। ये बात समझ में आ रहा है? और z आपका आ गया ग्रेटर इक्वल टू 2। तो हम लोग z - 2 को क्या मान लेंगे? ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी t2 आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। t2 किसको माने हैं? t2 माने हैं z - 2। तो z आ जाएगा मेरे बच्चे t2 + 2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे। इक्वेशन सॉल्विंग, x को x ही रहने दिए, y + 1 को t1 मान लिए और z - 2 को t2 मान लिए। अब मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था? इक्वेशन दिया हुआ है x + y + z इक्वल टू 10। तो x को x छोड़ देंगे और y की जगह क्या डालेंगे? t1 - 1। z की जगह क्या डालेंगे? t2 + 2, और ये हो जाएगा 10।
तो यहां से आ जाएगा बच्चे x प्लस t1 प्लस t2, x प्लस t1 प्लस t2 कितना आ जाएगा 10 और 2 में से 1 गया 1, 9। आपके पास आ गया x और t1 और t2 का सम कितना है 9 है। आपके पास 9 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए x भी क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, t1 भी क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, t2 भी क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे पार्टीशन मेथड वैलिड है? बॉल एंड स्टिक मेथड Yes. वैलिड है। वैलिड कराने के लिए जितना हम लोग तामझाम किए, तो 9 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। T. कितना पार्टीशन करना होगा? 2 पार्टीशन करना होगा, 2 पार्टीशन करना होगा। तो 9 और 2 11, 11 लोगों को अरेंज करने का तरीका 11, और 9 ऑब्जेक्ट सेम है और 2 पार्टीशन भी सेम है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 11C2। चमक गया? तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्विंग कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 11C2, 11C2। तो कंडीशन आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो आपको ग्रेटर इक्वल टू 0 बनाना होगा और इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना होगा इस फॉर्मेट में, और फिर से आपको बॉल एंड स्टिक मेथड लगाना होगा, पार्टीशन मेथड लगाना होगा। बढ़िया आगे। Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब आपको इनइक्वालिटी लगा देगा लेस देन इक्वल टू 10, कुछ ऐसा सवाल कर देगा। x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10। तो बोलेगा सर आपने तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इक्वालिटी के लिए था, इसका वैल्यू 10 है या 10 से छोटा है? 10 है या 10 से छोटा है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको इक्वेशन बना सकते हैं क्या? इसको हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं क्या? हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 10 है, ये पूरा ये 10 से छोटा है, इसमें यदि हम t ऐड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट, इस तीनों का सम 10 है या 10 से छोटा है, तो t जब 0 होगा तो 10 होगा। t का कंडीशन क्या हो सकता है? t आपका क्या हो सकता है? ग्रेटर इक्वल टू 0। t 0 होगा तो 10 होगा, t का वैल्यू 1 होगा तो ये तीनों को जोड़ने पर 9 होगा, 10 से छोटा होगा। t का वैल्यू 2 होगा तो 8 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा नंबर ऐड कर दिए जिसको ऐड करने पर 10 के बराबर हो गया। और एक्स वाई जेड क्या था? एक्स वाई जेड तो आपका पहले से ग्रेटर इक्वल टू 0 था ही। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक्स वाई जेड तो पहले से ग्रेटर इक्वल टू 0 था ही। आपने उसमें टी ऐड करके इनइक्वालिटी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इनइक्वालिटी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? हमने लगाया कि इसमें एक टी ऐड कर दें, और टी का जो कंडीशन आया वो आ गया ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है और कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 लोगों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यहाँ पे पार्टीशन मेथड लगेगा? तो हाँ, कंडीशन ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन नेगेटिव लेना है। ग्रेटर कितना पार्टीशन करना होगा? 1 2 3 पार्टीशन करना होगा। कितना आंसर आएगा मेरे बच्चे? 10 और 3 13, 13 डिवाइडेड फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3। इसका आंसर आ जाएगा 13C3, 13C3। यानी आप 13C3 तरीके से 13C3 नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा जो इस इनइक्वालिटी को वैलिड करेगा। तो इनइक्वालिटी को मैंने टेक्निक लगा करके टी ऐड करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिए? इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। ये कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट, बड़े बच्चे, Yes, sir. इस तरह का सवाल होगा, हर एक टाइप कर रहे हैं हम लोग।
नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहां तक तो ठीक है कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लेना है, लेकिन अभी तक जो सवाल हम लोग बना रहे थे बच्चे, उसमें x का भी कॉफिशिएंट 1 था, y का भी कॉफिशिएंट 1 था और z का भी कॉफिशिएंट 1 था, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड लिख रहे थे। अब यहां पे क्या गड़बड़ हो गया कि x प्लस वाई प्लस 2z आ गया, 2z आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्राई करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है बच्चे कि हम पहले z को मान लेते हैं 0, क्योंकि निगेटिव नॉन निगेटिव सॉल्यूशन लेना है तो z 0 हो सकता है ना। और जब z 0 होगा तो इस समय आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, जिसमें कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, सुनिएगा से, जिसमें कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड है उसमें को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे कि x का z का वैल्यू 0 दे दिए। तो z का वैल्यू जब 0 दे दिए तो x प्लस वाई कितना आ गया, 20। अब 20 ऑब्जेक्ट को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20 ऑब्जेक्ट को 2 लोगों में बांटना है, तो 20 ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक पार्टीशन लगाएंगे, यानी 21 21 है ना। और कितना आ जाएगा 21, 20 ऑब्जेक्ट रखेंगे और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 1, यानी 20c1 फैक्टोरियल 20 21 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 20, किसके लिए, 20 ऑब्जेक्ट के लिए, एक पार्टीशन के लिए डालेंगे, तो ये आ जाएगा 21c1, मतलब ये तरीका हो जाएगा 21। क्लियर है। बोलेगा सर जेड तो आपका सर 1 भी तो हो सकता है, बोलेंगे हो सकता है। तो जब जेड का वैल्यू 1 होगा मेरे बच्चे, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा 19। तो 19 और एक पार्टीशन 20 और 20c1, 19 को 2 भाग में बांटना है ना, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डालना है ना, 18, सॉरी आपने बताया 18। अब 18 और एक 19, ये हो जाएगा 19c1। 19c1 कैसे आ रहा है, पार्टीशन मेथड से। 18 ऑब्जेक्ट 2 लोगों में बांटना है, तो 18 और एक आपका पार्टीशन 19 फैक्टोरियल 19 बाय फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 1, 19c1। 19c1 का वैल्यू कितना होता है 19। तीसरा केस क्या लेंगे बच्चे, एक और समझते हैं। z इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17c1। पैटर्न समझ में आ रहा है ना, एक ऐड हो जा रहा है 17c1, तो ये हो जाएगा 17। ये सीरीज कहां तक चलेगा, आपका लास्ट जेड कितना डाल सकते हैं, जेड डाल सकते हैं आप 10, 10 2 जा 20, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, एक ही तरीका हो सकता है, इसका तरीका हो जाएगा 1। x 0 y 0 हो सकता है ना। अब आपको पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं था, 2 लोगों में बांटा था, लेकिन ये दोनों 0 0 हो सकता है, तो 1 तरीका तो होगा ना, x भी 0 और y भी 0, क्योंकि नॉन निगेटिव सॉल्यूशन लेना है आपको, x को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है, y को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है और z को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है। फिर से बता रहे हैं, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि अब आप डायरेक्ट पार्टीशन मेथड नहीं लगा सकते, तो जिसमें कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई है उसको 0 1 2, अच्छा 10 के बाद 11 रख सकते हैं क्या, 11 रख देंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा हमको जो एक्स वाई लेना है वो नॉन निगेटिव लेना है। आप सबको क्या कर देंगे बच्चे, ऐड करेंगे, तो 21 प्लस 19 प्लस 17 डॉट डॉट कितना 1। ये कैसा सीरीज है, एपी सीरीज है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, tn,
Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनेथमा टर्म इसका मान लेते हैं, उल्टा लगा लेते हैं, कॉमन डिफरेंस -2 लीजिएगा, एनेथमा टर्म 1, तो फर्स्ट टर्म 21 और n -1 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, फॉर्मूला यूज नहीं करना था तो ये हो जाएगा -20 -20 बाई -2 10, n इक्वल टू आ रहा है 11, यानी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही पड़ेगा ना, 22/2। एपी के n टर्म का सम कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2, 11/2 इंटू 22, तो 2 से हो गया मेरे बच्चे 11 इंटू 11 कितना आ गया, ये आ गया 121। कितना आ गया बच्चे, 121। इस तरह से 121 आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा, 121 आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। समझ गया? एक और इस पे प्रैक्टिस करते हैं। yes, इस पे एक प्रैक्टिस और करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो पहले तो क्लियर कर दिया कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए और z भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पार्टीशन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि x का कोफिशिएंट में 3 लगा हुआ है। तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने क्या टेक्निक बताया, आपको बताया कि जिसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो उसको पहले 0 पुट कर देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो y प्लस जेड कितना, 21, इसका वैल्यू कितना आएगा, 21 और एक पार्टीशन कितना आ जाएगा, 22c1, 22c1 है ना। yes, 21 ऑब्जेक्ट को 2 में बांटना है, 22c1। अब x का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो y प्लस जेड आ जाएगा, 3 घटा देंगे ना, 18 और एक पार्टीशन 19 को बांटना है, तो ये हो जाएगा 19c1, 21 बन जाता है 22 ना, 19c1, 19। एक और लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो y प्लस जेड कितना बच्चे, 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16c1, ये आ जाएगा 16। और लास्ट कहां तक हम जा सकते हैं, लास्ट हम x का वैल्यू कहां तक जा सकते हैं, 7। तो y प्लस जेड हो जाएगा 0 और इसका तरीका हो जाएगा 1। इससे ज्यादा हम क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद निगेटिव में आने लगेगा। सबको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो 22 प्लस 19 प्लस 16 डॉट 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 1। सर नंबर ऑफ टर्म तो हम लोग यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 8 है, नंबर ऑफ टर्म 8 है, क्यों उतना मेहनत करें, 8/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी का सम होता है 4 इंटू 23, कितना 92 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिसमें कोफिशिएंट आ जाए बच्चे तो फिर ये फंडा यूज करना पड़ेगा, ये फंडा यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? yes, sir. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन 10। x1 प्लस x2 क्या दिया हुआ है, लेस देन 10 दिया हुआ है। आपके पास x1 का कंडीशन क्या है, x1 आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और आपका x2 भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। मैंने क्या पढ़ाया था अभी, एक क्वेश्चन ऊपर हम लोग किए थे, इनइक्वलिटी का सवाल जब भी हो तो इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, एक नंबर ऐड करते हैं, समझिएगा अच्छे से। x3 का वैल्यू क्या होगा, होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू
1। ध्यान से समझिएगा, इस इनइक्वलिटी को यदि मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है, नीचे इक्वल लगा रहता तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता, यहाँ पे नीचे इक्वल नहीं है मेरे बच्चे, तो x3 का वैल्यू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यानी x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 का वैल्यू इक्वल टू 10 आ गया। इसमें एक मैंने नंबर ऐड कर दिया x3 की, जो इसका इनइक्वलिटी है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में। और x3 पे कंडीशन क्या है, 1 होगा या 1 से, 0 क्यों नहीं हो सकता है, 0 हो जाएगा तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से छोटा है, 1 हो सकता है, तो 1 उधर जाएगा तो 9 बन जाएगा। कोई दिक्कत, इनइक्वलिटी को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत। अब बोलिएगा सर ये तीनों का सम 10 है, इसका कंडीशन ठीक है, इसका कंडीशन ठीक है, इसका कंडीशन ठीक नहीं है। यहां लिखेंगे x3 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहां कर देंगे t ग्रेटर इक्वल टू 0। t किसको माने हैं बच्चों, t माने हैं x3 माइनस 1 को, यहां से x3 का वैल्यू आ जाएगा t प्लस 1। तो हम इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी x1 प्लस x2 प्लस t इक्वल टू कितना, 9। अब मेरा क्या पार्टीशन मेथड वैलिड है, क्या बोलिएगा, यस, क्योंकि ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब आपका पार्टीशन मेथड वैलिड है। तो इनइक्वलिटी का सवाल जब भी रहता है तो उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास कितना ऑब्जेक्ट आ गया, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लोगों में बांटना है, 3। कितना पार्टीशन लगाएंगे, 2 पार्टीशन लगाएंगे, तो 9 और 2 11, 11 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2, आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 11C2। ये बताया था ना कि NCR और NC n माइनस आर क्या होता है, इक्वल होता है। 11C2 लिखें या 11C9 लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। NCR और NC, कभी कभी आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए 11C2 ना दे करके 11C9 दे देगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा कि NCR और NCn माइनस आर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। NCR और NCn माइनस आर हमेशा इक्वल होता है मेरे बच्चे, NCR और NCn माइनस आर इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्लियर है, यस सर। ये टॉपिक ओवर करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आज और पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे हेडिंग दीजिएगा, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। ये छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखा और बॉल एंड पार्टीशन मेथड सीखा, और उस पे हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि किस तरह के सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। पहले हम लोग हेडिंग को समझते हैं, लिखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंट ऑफ, छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं, यूजफुल है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n is denoted by, समझा रहे हैं, पहले नोट कीजिए, is denoted by, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, किसमें, फैक्टोरियल n में। इसको ऐसे लिखते हैं, e मतलब एक्सपोनेंट, किसका एक्सपोनेंट, उस प्राइम नंबर का, किसमें, फैक्टोरियल n में, एंड इज गिवन बाय, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n/p, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर